हेलो एंड वेलकम टू यंग माइंड्स करियर इंस्टीट्यूट। होप ऑल यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फिश के अंदर स्विम ब्लैडर या फिर जिसको हम एयर ब्लैडर बोलते हैं, उनके बारे में हम आज के लेक्चर में बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आई अर्ज कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों का शेयर कर लीजिए। तो चलिए फिर डायरेक्टली मूव करते हैं आज के मेन टॉपिक के ऊपर और समझते हैं फिशेस के अंदर स्विम ब्लैडर या जिसको हम एयर ब्लैडर भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे एप्लीकेशन पर जाएंगे तो अब आपको सारे लेक्चर टॉपिक वाइज बेसिस पे अवेलेबल हो जाएंगे। सारे लेक्चर कंप्लीट है, तो एक बार जाके इसको आप एप्लीकेशन पर चेकआउट कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोर्स रिलेटेड अगर आपको कुछ ज्यादा जानकारी की जरूरत है तो आप डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फिर मेन टॉपिक के ऊपर और समझते हैं फिश के अंदर जो स्विम ब्लैडर होता है या एयर ब्लैडर होता है उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो जनरली अगर हम बात करें फिशेस, आपने पढ़ा है दो टाइप का, एक होता है बोनी फिशेस और एक होता है कार्टिलेजिनस फिशेस, यानी ऑस्टिकसाइथिसिस और कॉन्ड्रिकसाइथिसिस। तो अगर हम बात करें बोनी फिशेस, ठीक है, तो ध्यान रखना है कि अभी जो हम स्विम ब्लैडर या जो एयर ब्लैडर पढ़ने वाले हैं, ये बोनी फिशेस का एक डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर है, या सिर्फ और सिर्फ आपको बोनी फिशेस के अंदर ही ये देखने को मिलता है। कार्टिलेजिनस फिशेस के अंदर आपको स्विम ब्लैडर देखने को नहीं मिलता। ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि जितने भी बोनी फिशेस होते हैं, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ दें जिनको भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, तो जितने भी बोनी फिशेस होते हैं उनके बॉडी के अंदर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। सैक का मतलब क्या है? अंदर से खोखला होता है। ठीक है, तो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसके अंदर एयर की फिलिंग हो जाती है। ठीक है, अब जब उसके अंदर एयर की फिलिंग हो जाएगी तो उस केस में वो क्या है, जो पर्टिकुलर फिश है उसको एक बायोन्सी प्रोवाइड करने का काम करता है, जिसकी वजह से जो फिश है वो पानी के अंदर ऊपर या नीचे कर सकता है, यानी पानी के अंदर राइज या सिंक कर सकता है। ठीक है, उसके अलावा क्या होते हैं, जो थोड़े से लोअर या प्रिमिटिव फिश होते हैं उसके अंदर ये एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरफ भी वर्क करता है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या समझा कि जो स्विम ब्लैडर है वो बोनी फिशेस के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो उसकी बॉडी के अंदर एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन के अलावा वो बायोन्सी भी मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सारे चीजों को एक बार पीपीटी की मदद से समझ लेंगे एंड देन उसके जो स्ट्रक्चर को बहुत ही ज्यादा डिटेल में इलेबोरेट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले इतनी सी चीजों को एक बार यहां पर समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपका स्विम ब्लैडर है वो एक क्या है, गैस फिल्ड न्यूमेटिक सैक है। ठीक है, गैस फिल्ड का मतलब एक खाली स्पेस, एक खाली जगह है जिसके अंदर गैस भरा हुआ होता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है और ये सिर्फ और सिर्फ आपको बोनी फिशेस के अंदर देखने को मिलता है। ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। ठीक है, अब ये जो स्विम ब्लैडर है इसको हम और नामों से भी जानते हैं, जैसे कि हो गया एयर ब्लैडर, यानी हम इसको एयर ब्लैडर भी बोल सकते हैं क्योंकि ये क्या है, ब्लैडर का मतलब होता है खाली स्पेस। ठीक है, सो उसके अंदर एयर फिल हो सकता है, इसलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं, एयर ब्लैडर बोल सकते हैं। उसके अलावा इसको हम स्विम ब्लैडर भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये स्विमिंग में मदद करता है, राइजिंग और सिंकिंग में हेल्प करता है, इसलिए इसको स्विम ब्लैडर बोलते हैं। उसके अलावा इसको हम फिश मॉ भी बोल सकते हैं। ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके एनाटॉमिकल पोजीशन की, यानी कि अगर किसी फिश को काट के देखें, किसी बोनी फिश को काट के देखें, तो उसके अंदर हमें ये जो स्विम ब्लैडर है ये देखने को कहां मिलेगा। ठीक है, तो इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखें तो ये इसका एलिमेंट्री कैनाल है और ये एलिमेंट्री कैनाल जो नीचे वाला पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं वेंट्रल, ये इसका वेंट्रल पोजीशन है, और ऊपर वाला जो ये होगा इसको हम क्या बोलते हैं, इसका ये डॉर्सल पोजीशन है। ये क्या है, इसका डॉर्सल पोजीशन है। ठीक है, सो आप देखेंगे कि जो ये आपका स्विम ब्लैडर है, ये वाला जो स्विम ब्लैडर है ये एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर प्रेजेंट है, या हम बोल सकते हैं कि ये डॉर्सल पोजीशन में प्रेजेंट है। ठीक है, उसके ऊपर यहां पर देखेंगे आपको, यहां पर सिंपल सा क्या है कि आपको यहां पर दूसरे मीजोनेफ्रिक किडनीज भी देखने को मिलती है, तो किडनी के नीचे प्रेजेंट होगा। तो इसके एनाटॉमिकल पोजीशन की बात करें तो आप देखेंगे कि कहां प्रेजेंट होता है, डॉर्सल टू द डाइजेस्टिव ट्रैक या एलिमेंट्री कैनाल, यानी जो आपका एलिमेंट्री कैनाल है उसके डॉर्सल पोजीशन पे ये प्रेजेंट होगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ठीक है, तो इसकी लोकेशन कहां होगी, एलिमेंट्री कैनाल के डॉर्सल पोजीशन पर होगी। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। उसके अलावा क्या है कि ये जस्ट जो आपका वर्टिब्रल कॉलम होता है, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम और जो मीजोनेफ्रिक किडनी इसके अंदर मिलता है उसके जस्ट ये नीचे पाया जाता है। मींस कि यहां पर देखो ऊपर की तरफ यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम होगा ऊपर की तरफ, और यहीं पर मीजोनेफ्रिक किडनीज भी होता है।
तो उसके नीचे और एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर प्रेजेंट होगा। इसकी लोकेशन कुछ ऐसी है। तो इसका एनाटॉमिकल पोजीशन आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है इसकी, कि ये जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके डॉर्सल पॉइंट पे प्रेजेंट होगा, और अगर हम बात करें तो वर्टिब्रल कॉलम और मीजोनेफ्रिक किडनी के नीचे प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये एनाटॉमिकल पोजीशन आपको इसकी याद रखनी है कि ये बेसिकली फिश के अंदर मिलेगा कहां पर। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये क्या है, सीलोम के सिलोमिक कैविटी के बाहर प्रेजेंट होता है, सो दैट कि ये बॉडी वेट को बेसिकली मेंटेन कर सके, बायोन्सी को मेंटेन कर सके। ठीक है, तो ये इसका एनाटॉमिकल पोजीशन होगा, यानी बेसिकली फिश के अंदर ये आपको मिलता कहां पर है, ये सारी चीजें हमने यहां से देख ली। ठीक है, सो आई होप आपको यहां तक की जो चीजें हैं अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं अकरेंस अक्रॉस द स्पीसीज, यानी अब हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग स्पीसीज के अंदर ये जो आपका स्विम ब्लैडर या जो एयर ब्लैडर है वो कहां कहां पर मिलता है, किसी में मिलता है कि नहीं मिलता है, इन सभी चीजों को जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज अभी आपको मैंने बताया कि जितने भी इलास्मोब्रैंक होते हैं, इलास्मोब्रैंक का मतलब होता है कार्टिलेजनस फिश। फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर हम बात करें तो शार्क और रे की बात कर रहे हैं, तो जितने भी कार्टिलेजनस फिश हैं, कार्टिलेजनस फिश के अंदर आपका स्विम ब्लैडर एब्सेंट होता है, वहां पर प्रेजेंट नहीं होता। तो स्विम ब्लैडर में जो बायोन्सी है उसको मेंटेन करने के लिए जो दूसरा मैकेनिज्म होता है, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिलहाल अभी के तौर पे आपको समझना है कि जितने भी कार्टिलेजनस फिश होते हैं या जिनको हम इलास्मोब्रैंक बोलते हैं, उनके अंदर स्विम ब्लैडर नहीं होता, स्विम ब्लैडर एब्सेंट होता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। ये आपको कहां पर मिलेगा, जितने भी बोनी फिशेस हैं उन सभी बोनी फिशेस के अंदर आपको देखने को मिलता है। बस कुछ इसके एक्सेप्शंस है, अगर उन एक्सेप्शंस को छोड़ दे तो ऑलमोस्ट जितने भी बोनी फिशेस हैं उन सभी बोनी फिशेस के अंदर ये आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। जैसे कि अगर यहां पर एक्सेप्शंस की बात करें तो कौन से एक्सेप्शंस हो गए, तो सबसे पहले जितने भी बॉटम ड्वेलर्स होते हैं, बॉटम ड्वेलर्स का मतलब जो बिल्कुल पानी के तली में मतलब कि स्विम करते हैं, बिल्कुल पानी के बिल्कुल डेप्थ में जो स्विम करते हैं, वहां पर ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो लोफियस हो गया, उसके अलावा बात करें तो प्लूरोनीटस हो गया, ये सारे क्या है, एक्सेप्शन है, यानी इनके अंदर ये देखने को नहीं मिलता। यानी ऑल्दो ये क्या है, बोनी फिशेस हैं, लेकिन इसके अंदर ये आपको नहीं देखने को मिलेगा, बिकॉज ये क्या है, सारे बॉटम ड्वेलर्स होते हैं। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें जो लेटिमेरिया है, ठीक है, लेटिमेरिया के अंदर ये वेस्टिजियल है, यानी किसी भी कोई काम का नहीं है, ऑल्दो प्रेजेंट है लेकिन कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करता। ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। ठीक है, सो अभी हमने देखा कि जो अलग अलग फिशेस हैं इसके अंदर इसका अकरेंस कहां कहां पर होता है, किसमें होता है, किसमें नहीं होता है। ठीक है, तो इसको हमने यहां पर समझ लिया। आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, कोई ऐसा पॉइंट है जो समझ में नहीं आया, वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, ये जो पूरे लेक्चर का जो पीडीएफ है वो डायरेक्टली आप मेरे एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। जस्ट जाके आपको लॉगिन करना है और ये डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो नोट्स बनाने की भी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा समझने पे फोकस करना है। एक बार अच्छे से समझ जाएंगे तो सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अभी हम बेसिकली इंट्रोडक्टरी वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, उसके बाद इसके स्ट्रक्चर को डिटेल में समझेंगे। ठीक है, सो आई होप आपको ये जितना ये पार्ट है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर डाउट बन रहा है, कोई ऐसा पॉइंट है जो क्लियर नहीं हुआ, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट एंड एनाटॉमिकल वेरिएशन, यानी कि ये जो स्विम ब्लैडर है इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करें जो एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल का जो ईसोफेगस वाला जो पार्ट होता है या जो ईसोफेगस वाला जो रीजन है, वहीं से बेसिकली स्विम ब्लैडर का फॉर्मेशन होता है एज एन आउटग्रोथ। तो यहां पर ध्यान दो कि ये क्या है, हमारा एलिमेंट्री कैनाल का ईसोफेगस वाला पार्ट है। तो ईसोफेगस वाले पार्ट में ही यहां पर ये एज अ आउटग्रोथ क्या होगा, एज अ आउटग्रोथ डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, सो इसका फॉर्मेशन कैसे होगा, एलिमेंट्री कैनाल का ईसोफेगस वाला जो रीजन है, उस रीजन से एक आउटग्रोथ निकलेगा, और यही जो आउटग्रोथ है, इसी आउटग्रोथ को हम क्या बोलते हैं, स्विम ब्लैडर बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है कि इसका फॉर्मेशन कैसे होगा, एलिमेंट्री कैनाल के ईसोफेगस वाले रीजन से एक आउटग्रोथ निकलता है,
उसी आउटग्रोथ को हम क्या बोल रहे हैं, स्विम ब्लैडर या एयर ब्लैडर बोल रहे हैं। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है कि जो एयर ब्लैडर है वो अलग अलग स्पीसीज के अंदर उसकी लोकेशन अलग अलग होगी, उसका स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकता है, उसका फंक्शन अलग अलग हो सकता है। तो इस चीज को हमें अच्छे से याद रखना है। यानी ऑल्दो ये एयर ब्लैडर है, लेकिन अलग अलग स्पीसीज के अंदर इसका स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकता है, इसका फंक्शन अलग अलग हो सकता है, इसका पोजीशन अलग अलग हो सकता है। तो ये चीज आपको याद रखना है। जैसे कि अगर हम बात करें यहां पर कि अगर मैं बात कर लूं पॉलीटेरस की, ठीक है, जो पॉलिपटेरस है उसके अंदर ये जो आपका स्विम ब्लैडर है वो एलिमेंट्री कैनाल के वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है। अभी मैंने आपको बताया था ये डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होगा, लेकिन अगर हम बात करें पॉलिपटेरस की तो वहां पर एलिमेंट्री कैनाल के वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होगा ये, ठीक है। वेंट्रल का मतलब नीचे वाला पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट अगर वही हम डिप्नोई की बात करें यानी लंग फिशेस की बात करें तो वहां पर क्या होगा कि एलिमेंट्री कैनाल का जो लेटरल पोजीशन है लेटरल पोजीशन में प्रेजेंट होगा। लेटरल का मतलब साइड वाला। फॉर एग्जांपल अगर ये ऊपर वाला डॉर्सल है, नीचे वाला वेंट्रल है, तो ये जो साइड वाले जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, लेटरल पोजीशंस कहलाते हैं, ठीक है। तो यहां पर डिप्नोई में जो आपका स्विम ब्लैडर है वो लेटरल पोजीशन में प्रेजेंट होगा। ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर वही हम बात करें जो हायर फिशेस होते हैं, जो एडवांस स्पीशीज होते हैं जिनको हम टीलोस्ट बोलते हैं, उसके अंदर ये एलिमेंट्री कैनाल के डॉर्सल साइड या डॉर्सो वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो अभी हमने समझ लिया कि जो आपका स्विम ब्लैडर है या जो एलिमेंट ये जो आपका एयर ब्लैडर है वो बनता कैसे है, ठीक है। तो अभी हमने क्या समझा कि जो स्विम ब्लैडर या जो एयर ब्लैडर है उसका जो फॉर्मेशन होता है एज एन आउटग्रोथ होता है। और आउटग्रोथ कहां से होता है, एलिमेंट्री कैनाल के ईसोफेगस वाले पार्ट से, ठीक है। सो आई होप आपको यहां तक की जो चीजें अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी। अगर कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पे डाउट बन रहा है तो आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके स्ट्रक्चर को पहले डिटेल कर लेंगे, सारी चीजों को यहां पर समझ लेंगे, देन उसके बाद पीपीटी की मदद से सारे पॉइंट्स को और ज्यादा डिटेल कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और समझते हैं स्विम ब्लैडर या एयर ब्लैडर का स्ट्रक्चर, ठीक है। सो अभी हमने देखा कि जो स्विम ब्लैडर होता है वो बेसिकली एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, एक न्यूमेटिक सैक है, एक खाली सैक है जिसके अंदर एयर भरा हुआ होता है, ठीक है। और इसके अंदर जो एयर का कॉम्पोजिशन होता है वो ऑलमोस्ट वही होता है जो वाटर के अंदर प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपको ऑक्सीजन देखने को मिल सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिल सकता है, नाइट्रोजन देखने को मिल सकता है, यानी ये सारे जो एयर हैं ये आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब जनरली यहां पर होता क्या है कि अगर हम एयर ब्लैडर या स्विम ब्लैडर की बात करें तो इसके अंदर आपको दो चैम्बर देखने को मिल जाता है। एक को बोलते हैं एंटीरियर चैम्बर और एक को बोलेंगे पोस्टीरियर चैम्बर, ठीक है। तो यहां पर इस तरीके से आपको दो चैम्बर देखने को मिल रहा है, एक होगा यहां पर एंटीरियर चैम्बर और ये है आपका पोस्टीरियर चैम्बर, ठीक है। एक होगा एंटीरियर और एक होगा पोस्टीरियर चैम्बर। अब इस एंटीरियर चैम्बर की बात करें तो इसके ऊपर अलग अलग लेयर्स भी आपको देखने को मिल जाएगा। जो सबसे अपर लेयर है एंटीरियर चैम्बर की, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या है आप देखेंगे बहुत सारी कैपिलरीज का इनर्वेशन हो रहा है यहां पर। यानी जो इसका सबसे अपर लेयर है, अपर लेयर के ऊपर जो सबसे ऊपर लेयर है एंटीरियर चैम्बर का, उसके ऊपर आपको दिख रहा है इस तरीके से बहुत सारी कैपिलरीज का इनर्वेशन होता है, यानी बहुत सारी कैपिलरीज इसके अंदर एंटर करती है, एग्जिट करती है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। जस्ट कैपिलरी वाले लेयर के जस्ट नीचे आपको देखने को मिलता है ट्यूनिका एक्सटर्ना, ठीक है। उससे जस्ट नीचे आपको क्या देखने को मिलता है, ट्यूनिका एक्सटर्ना, और सबसे नीचे आपको क्या देखने को मिलता है, ट्यूनिका इंटरना, ठीक है। जो ट्यूनिका इंटरना है वो क्या होता है, स्मूथ मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें एंटीरियर चैम्बर के बारे में समझना है इस एयर ब्लैडर के, वो ये कि एंटीरियर चैम्बर में एक ऐसा जगह होता है जहां पर बहुत सारे इस तरीके से कैपिलरीज का इनर्वेशन होता है, बहुत सारे इंटरलेसिंग कैपिलरीज प्रेजेंट होती है। और ये जो इंटरलेसिंग कैपिलरीज का जो एरिया है, इस एरिया को हम बोलते हैं रीटे मिराबिल। इसको क्या बोलते हैं, रीटे मिराबिल, बिकॉज यहां पर बहुत सारी कैपिलरीज का इनर्वेशन हो रहा है, बहुत सारी इंटरलेसिंग कैपिलरीज प्रेजेंट है यहां पर, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, रीटे मिराबिल बोलते हैं, ठीक है। अब ये होगा क्या कि जो एंटीरियर चैम्बर है ये, इसको अगर हम बाहर से थोड़ा सा देखें तो ये थोड़ा थोड़ा रेडिश स्ट्रक्चर देखने को लगता है, ठीक है। तो ये रेडिश देखने की वजह से, यानी थोड़ा सा लाल दिखने की वजह से इस पूरे स्ट्रक्चर को हम या तो रेड गैस ग्लैंड बोलते हैं या इसको रेड बॉडी भी बोलते हैं, ठीक है। या तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, रेड बॉडी बोल सकते हैं, या इसी को हम
रेड ग्लैंड भी बोल सकते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये जो एंटीरियर चैम्बर है ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहां पर गैस का सिक्रीशन होता है, ठीक है। जो भी ब्लड के अंदर जो गैस होता है उस गैस को इस चैम्बर के अंदर सिक्रीट कर दिया जाता है, और जैसे ही गैस इसके अंदर फिल होना स्टार्ट हो जाएगा, फिल होते ही क्या होगा, जो मछली है उसकी जो डेंसिटी है, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो कम हो जाएगी, यानी वो पानी से हल्की हो जाएगी, और इस तरीके से वो क्या है, ऊपर की तरफ राइज करना स्टार्ट कर देती है। यानी अगर मछलियों को लगता है कि इसको सरफेस पे जाना है, तो उस केस में क्या है कि जो ब्लड के अंदर जो एयर प्रेजेंट है, जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उसको इस चैम्बर के अंदर फिल करना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से अब क्या होगी, जो उसके ऊपर लगने वाला बायोन्सी है वो बढ़ जाएगा, और धीरे धीरे वो क्या है, पानी के ऊपर ऊपर की तरफ आना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। लेकिन जैसे ही उसको लगता है कि मुझे अब पानी के नीचे जाना चाहिए, तो उस कंडीशन में होगा क्या कि ये जो पीछे वाला जो चैम्बर है, इस पीछे वाले चैम्बर एक छोटा सा चैम्बर होता है जिसको हम ओवल ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। इस ओवल ग्लैंड में क्या होगा कि जो भी एयर है उस एयर का एब्जॉर्प्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही एयर का एब्जॉर्प्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, एयर का जो अमाउंट है वो कम होना स्टार्ट होगा। जैसे ही एयर कम होना स्टार्ट होगा, वो दोबारा से सिंक करना स्टार्ट कर देगी। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है कि अभी मैंने बताया कि जो एंटीरियर चैम्बर है, इसके अंदर आपको बहुत सारे इनर्वेशंस देखने को मिलते हैं, बहुत सारी कैपिलरीज यहाँ पे इनर्वेट करती हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो ये जो आपका एंटीरियर चैम्बर है, इस चैम्बर के अंदर जो ब्लड को लेके आता है, वो लेके आने वाली जो आर्टरी होती है उसको हम बोलते हैं सिलिएको मिजेंट्री आर्टरी। ये नाम याद रखना है कि ये जो सिलिएको मिजेंट्री आर्टरी है, ये ब्लड को लेके आती है। उसके बाद यहां से ब्लड को वापस ले जाने का जो काम करता है वो आपका हिपैटिक पोर्टल वेन करता है। यानी ये आपका सिलिएको मिजेंट्री आर्टरी क्या करेगा, ब्लड लेके आएगा, और उसके बाद यहां से ब्लड वापस ले जाने का काम किसका होता है, हिपैटिक पोर्टल वेन का होता है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा देखेंगे यहां पर ध्यान से कि यहां पर डॉर्सल एओर्टा है, डॉर्सल एओर्टा से भी बहुत सारे इनर्वेशंस निकल रहे हैं जो इसको डायरेक्टली ब्लड सप्लाई करने का काम करते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। और वापस ले जाने का काम किसका होता है, पोस्ट कार्डिनल वेन का होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो अभी हमने क्या समझा इसके स्ट्रक्चर के बारे में कि जो आपका एयर ब्लैडर या जो स्विम ब्लैडर होता है, उसके अंदर आपको दो चैम्बर देखने को मिल जाता है, एक एंटीरियर चैम्बर और एक होगा पोस्टीरियर चैम्बर। एंटीरियर चैम्बर थोड़ा साइज में बड़ा है, और इसके अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि यहां पर एयर का सिक्रीशन होता है, ठीक है। एयर का सिक्रीशन इसलिए होता है क्योंकि यहां पर बहुत सारे इनर्वेशंस आपको देखने को मिलते हैं, बहुत सारे कैपिलरीज यहां पे इंटरलेसिंग कैपिलरीज आके यहां पे जुड़ती हैं, जिसकी वजह से एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको रिटे मिराबिल बोलते हैं, ठीक है। अब यहां से जो ब्लड आएगा, ब्लड बेसिकली लाने का काम होता है सिलिएको मिजेंट्री आर्टरी का, और वहां से जो ऑक्सीजन है, जो गैस है, उसको इसके अंदर फिल कर दिया जाता है। जैसे एंटीरियर चैम्बर के अंदर गैस की फिलिंग होगी, उसकी फिलिंग की वजह से उसका साइज बढ़ेगा, और साइज बढ़ते ही उसकी बायोन्सी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो मछली है वो ऊपर की तरफ सरफेस पे आ जाएगा, यानी राइज करेगा। लेकिन जैसे ही उसको दोबारा पानी के नीचे जाना होता है, तो उसका जो पीछे वाला जो चैम्बर है, जिसको हम ओवल ग्लैंड भी बोलते हैं, ये जो पीछे वाला चैम्बर है वो उस गैस को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे गैस का अमाउंट कम होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही गैस का अमाउंट कम होगा, जो बायोन्सी है वो कम लगने लग जाएगी, इसका जो स्पेसिफिक जो ग्रेविटी है वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से वो धीरे 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 क्या होगा, नीचे की तरफ सिंक करना स्टार्ट कर देता है। तो ये सारी चीजें हमें इसके बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे से याद रखना है, ठीक है। सो आई होप आपको जो इसका स्ट्रक्चर है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है कि इसके ऊपर 3 लेयर्स प्रेजेंट होता है। सबसे ऊपर वाली कैपिलरी की लेयर, उससे जस्ट नीचे क्या होगा, ट्यूनिका एक्सटर्ना, और सबसे नीचे क्या होगा, ट्यूनिका इंटरना प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, ये बात आपको याद रखना है। अब हम क्या करेंगे, जितनी चीजों को हमने अभी पढ़ा है उन सारी चीजों को एक बार पीपीटी की मदद से 1 बाय 1 करके सारी चीजें समझ लेंगे, देन उसके बाद फाइनली इसके फंक्शंस को भी समझ लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर 1 बाय 1 इसको समझते हैं। तो अगर मैं स्ट्रक्चर ऑफ स्विम ब्लैडर की बात करूं, तो सबसे पहले इसको समझने से पहले हमें उसका लोकेशन पता होना चाहिए। तो अभी मैंने आपको बताया कि फिश का जो डॉर्सल पॉइंट होता है, जो डॉर्सल पोजीशन होता है, यानी एलिमेंट्री कैनाल के डॉर्सल पोजीशन पे ये प्लेस्ड होगा। तो यही लिखा है मैंने यहाँ पर कि जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके डॉर्सल साइड में ये आपको देखने को मिल जाएगा, या बोल सकते हैं कि जो आपके वर्टिब्रल कॉलम है, जो मेसोनेफ्रिक किडनी है, उसके नीचे प्रेजेंट होगा। ये शुरुआत में ही हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। उसके अलावा अगर हम इसकी बात करें कि जो आपका पूरा का पूरा सिंपल सा जो स्विम ब्लैडर या जो एयर ब्लैडर है, इसकी लेंथ कितनी हो सकती है, तो इसकी जो मैक्सिमम लेंथ है ये पूरी की पूरी फिश के लेंथ के बराबर हो सकती है, ठीक है। सो हम इसी चीज को हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि एक्सटेंड अक्रॉस द एंटायर लेंथ ऑफ द बॉडी कैविटी, यानी जो बॉडी कैविटी का जितना बड़ा लेंथ होता है उतना लेंथ तक ये एक्सटेंड कर सकता है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है।
अब क्योंकि ये एक खाली चेंबर है तो इसके अंदर गैस फिल होंगे, ठीक है, और गैस का जो कॉम्पोजिशन होता है बिल्कुल वही होता है जो पानी के अंदर होगा। जैसे कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऑक्सीजन हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, उसके अलावा नाइट्रोजन गैस हो सकता है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि जो स्विम ब्लैडर है उसके ऊपर कौन कौन से टिश्यू के लेयर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो सबसे जो बाहर वाली जो लेयर है, जो सबसे आउटर लेयर है, उसके ऊपर आपको देखने को मिलेगा ओवरलेइंग कैपिलरी नेटवर्क, यानी उसके ऊपर बहुत सारी इंटरलेसिंग कैपिलरी का नेटवर्क देखने को आपको मिल जाता है, ठीक है। जो मिडिल लेयर है, मिडिल लेयर किसका बना हुआ होता है, ट्यूनिका एक्सटर्ना का बना हुआ होता है, जिसके अंदर आप देखेंगे कि बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं और ये सारे कनेक्टिव टिश्यू कैपिलरी के नीचे प्रेजेंट होंगे। ये चीज आपको याद रखना है क्योंकि सबसे ऊपर तो कैपिलरी वाला हो गया, नीचे वाला पार्ट क्या हो गया, ट्यूनिका एक्सटर्ना। अब यहां पर ये कैसा है, कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनता है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। और जो सबसे इनर लेयर होता है, इनर लेयर किसका बना हुआ होगा, ट्यूनिका इंटरना का बना होगा, ठीक है। ट्यूनिका इंटरना का बने होने की वजह से आप देखेंगे कि ये जो पूरा का पूरा जो ट्यूनिका इंटरना है वो स्मूथ मसल फाइबर का बना हुआ होता है और यहाँ पर एपिथेलियल गैस ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं जो गैस के सिक्रीशन में मदद करते हैं, जिसकी वजह से गैस की फिलिंग होती है एंटीरियर चेंबर में। तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। एक चीज और हम समझ लेते हैं कि अगर हम बात करें स्विम ब्लैडर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है आपका फाइसोक्लिस्टस, ठीक है, एक होगा फाइसोक्लिस्टस और दूसरा होता है फाइसोस्टोमस, ठीक है। फाइसोक्लिस्टस एंड फाइसोस्टोमस। फाइसोक्लिस्टस का मतलब क्या होता है, एक ऐसा स्विम ब्लैडर जो ईसोफेगस से कनेक्टेड ना हो, ठीक है, ध्यान रखना है। यूजुअली अभी मैंने आपको बताया था कि जो स्विम ब्लैडर है वो ईसोफेगस का ही आउटग्रोथ है। जैसे ये ईसोफेगस है उसका ही आउटग्रोथ है। तो अगर सपोज करो कि जो स्विम ब्लैडर है वो ईसोफेगस से कनेक्टेड है, ठीक है, तो जैसे यहां पर ये देख रहे हो ये न्यूमेटिक डक्ट से कनेक्टेड है, ये एक डक्ट है जो कि इसको ईसोफेगस से कनेक्ट करता है, इसको न्यूमेटिक डक्ट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, न्यूमेटिक डक्ट। अगर आपका स्विम ब्लैडर ईसोफेगस से कनेक्टेड है तो ऐसे स्विम ब्लैडर को बोला जाता है फाइसोस्टोमस, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है, ऐसे को क्या बोलेंगे, फाइसोस्टोमस। तो देखो यहाँ पे स्विम ब्लैडर है और ये क्या है, ईसोफेगस से इस तरीके से इस डक्ट से कनेक्टेड होता है और इस डक्ट को हम क्या बोलते हैं, न्यूमेटिक डक्ट बोलते हैं, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। तो एक ऐसा स्विम ब्लैडर जो ईसोफेगस से न्यूमेटिक डक्ट के थ्रू कनेक्टेड है, ऐसे बेसिकली स्विम ब्लैडर को हम क्या बोलते हैं, फाइसोस्टोमस बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर स्विम ब्लैडर ईसोफेगस से कनेक्ट नहीं है, उसके बीच का जो न्यूमेटिक डक्ट है वो लॉस्ट हो चुका है, उसके अंदर एट्रोफिकेशन हो चुका है, तो ऐसे स्विम ब्लैडर को हम बोलते हैं फाइसोक्लिस्टिस, ठीक है। तो ये दो नाम आपको अच्छे से याद रखना है कि एक कनेक्ट होता है, दूसरा कनेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए फिर अब आगे बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं चैम्बर डिवीजन एंड मैकेनिज्म के बारे में कि चैम्बर का डिवीजन किस तरीके से होता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जितने भी आपके हायर फाइसोक्लिस्टस टीलोस्ट होते हैं या हायर फिशेस होते हैं, उसके अंदर आप देखेंगे कि कंस्ट्रिक्शन और स्फिंक्टर की वजह से उसके पूरे स्विम ब्लैडर को दो चैम्बर में डिवाइड किया जा सकता है। जो पहला चैम्बर है इसको हम बोलते हैं एंटीरियर चैम्बर और जो दूसरा चैम्बर होता है उसको बोलते हैं पोस्टीरियर चैम्बर। एंटीरियर चैम्बर का काम होता है ये गैस का सिक्रीशन करता है और पोस्टीरियर चैम्बर का काम क्या होता है, ये गैस का रीएब्जॉर्प्शन करता है। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो चलिए फिर सबसे पहले समझते हैं एंटीरियर चैम्बर के बारे में और समझते हैं कि एंटीरियर चैम्बर की क्या क्या खासियत है, क्या क्या इंपॉर्टेंस ये एंटीरियर चैम्बर रखता है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज कि जो एंटीरियर चैम्बर है वो आपका हाईली वेस्कुलराइज्ड होता है, ठीक है। वो क्या होता है, आपका हाईली वेस्कुलराइज्ड होता है। अब ये वेस्कुलराइज्ड क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से इसका कलर थोड़ा सा रेडिश दिखना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इस चैम्बर को हम रेड बॉडी या रेड ग्लैंड भी बोलते हैं। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारे इंटरलेसिंग कैपिलरीज प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जिसको हम रीटे मिराबाइल बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है यहाँ पर, इसको हम क्या बोलते हैं, रीटे मिराबाइल बोलते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट चीज कि अब ये जो स्ट्रक्चर है ये ब्लड को रिसीव करता है, ठीक है। ब्लड को रिसीव करने के लिए यहाँ पर अभी आपको मैंने बताया था सिलियोइक मेसेंट्रिक आर्टरी प्रेजेंट होता है, तो सिलियोइक मेसेंट्रिक आर्टरी प्रेजेंट होगा और ब्लड को वापस ले जाने के लिए हेपेटिक पोर्टल वेन होता है।
ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये जो एंटीरियर चैम्बर है, इसका मेन जो फंक्शन होता है वो गैस का सिक्रीशन करना होता है, ठीक है। ये क्या करता है, गैस को सिक्रीट करता है, जिसकी वजह से ब्लैडर के अंदर ये जो चैम्बर है इसके अंदर गैस की फिलिंग होती है। गैस की फिलिंग की वजह से बायोन्सी क्रिएट होता है, उसको हल्का बनाता है और फिश को ये क्या है, बेसिकली जो टॉप पोजीशन है वहां तक राइज करवाने का काम करता है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं पोस्टीरियर चैम्बर। इसका काम होता है गैस का रीएब्जॉर्प्शन करना, ठीक है। तो जनरली ये वाला जो चैम्बर है वो कैसा होता है, थिन वॉल्ड होता है, ये चीज आपको याद रखना है, और जिसकी वजह से इसको हम ओवल ग्लैंड भी बोलेंगे, ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट इसका जो मेजर फंक्शन है वो गैस का रीएब्जॉर्प्शन करना है, और जैसे ही गैस का रीएब्जॉर्प्शन करना स्टार्ट कर देगा वैसे वैसे क्या होगा कि ये धीरे धीरे भारी होता चला जाएगा और नीचे की तरफ सिंक करता चला जाएगा। ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आप बात करते हैं रेगुलेशन एंड अल्टरनेटिव टाइप्स। रेगुलेशन का मतलब क्या है कि किस समय गैस का सिक्रीशन कर रहा होता है और किस समय गैस का एब्जॉर्प्शन कर रहा होता है। तो ध्यान रखना है कि गैस का सिक्रीशन और गैस का जो एब्जॉर्प्शन है ये पूरा का पूरा क्या है, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल्ड प्रोसेस है। यानी जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ये इस प्रोसेस को रेगुलेट करने का काम करता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, नहीं फिशेस के अंदर ये ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें हो रही होती हैं। ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम फाइसोस्टोम्स की बात करें तो जो फाइसोस्टोम्स अभी मैंने आपको बताया था कि जो फाइसोस्टोम्स होते हैं उसके अंदर जो गैस ब्लैडर है या जो आपका स्विम ब्लैडर है वो डायरेक्टली ईसोफेगस से न्यूमेटिक डक्ट के थ्रू कनेक्टेड होता है। लेकिन जो फाइसोक्लिस्टस होता है उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता। फाइसोक्लिस्टस में जो स्विम ब्लैडर है वो ईसोफेगस से कनेक्टेड नहीं होता है, ये चीज आपको याद रखना है। तो अगर यहाँ पर क्या होगा कि अब ये क्योंकि कनेक्टेड नहीं है तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या है कि वो पानी में जाके, जनरली यहाँ पे अगर कनेक्टेड है तो क्या होगा कि जैसे फिशेज ऊपर की तरफ जाएगा तो एयर को ये डायरेक्टली इस ईसोफेगस के थ्रू गल्प करके डायरेक्टली इसके अंदर फिल कर सकता है। ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं कंडीशंस इन गैनोइड एंड डिप्नोइड। अब मतलब अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, इससे पहले पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर था ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब हम बात करें कि अलग अलग फिशेस के अंदर ये जो आपका स्विम ब्लैडर है उसकी क्या कंडीशन होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गैनोइड्स एंड डिप्नोई के बारे में। गैनोइड्स का मतलब होता है प्रिमिटिव फिशेस और डिप्नोई क्या है जिसको हम लंग फिशेस बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो यहां पर क्या होगा, क्योंकि ये प्रिमिटिव फिशेस हैं या फिर लंग फिशेस के अंदर जो स्विम ब्लैडर है वो आपका एज अ रेस्पिरेटरी एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह वर्क करता है या प्रिमिटिव लंग की तरह ये वर्क करता है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। यानी जो प्रिमिटिव फिशेस हैं उनके अंदर स्विम ब्लैडर किसकी तरह फंक्शन करेगा, वो एज अ एसेसरी रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर की तरह वर्क करेगा, यानी सांस लेने में उनकी मदद करता है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। तो सबसे हम पहले बात करते हैं पॉलिप्टेरस की, ठीक है। पॉलिप्टेरस की बात करें तो यहां पर जो स्विम ब्लैडर होता है वो आपका बाइलोब्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है और स्मूथ वॉल का बना हुआ होता है, ठीक है। तो यहां पर सबसे नीचे देखो, ये इस तरीके से इसके अंदर दो लोब आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज वेंट्रल पोजीशन, इस डायग्राम को देख के हम इसकी पोजीशन को आइडेंटिफाई करेंगे। तो ऊपर की तरफ ईसोफेगस है और ये नीचे की तरफ प्रेजेंट है, यानी ये वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो दो सेक प्रेजेंट होगा और ये कहां प्रेजेंट होगा, आपके एलिमेंट्री कैनाल के वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो कैसा है, शॉर्ट लूब होगा, उसके अलावा एक उसका राइट लोब होगा, क्योंकि दो यहाँ पे दो सेक है तो एक सेक को क्या बोलेंगे, शॉर्ट लेफ्ट लोब और लॉन्ग राइट लोब होगा। ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट, यहां पर ये वेंट्रली ओपन होता है, यानी जो उसकी लोकेशन है वो वेंट्रल पोजीशन पे होगी। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। और यहां पर आपको एक सिंगल डक्ट के थ्रू ये ईसोफेगस के अंदर ओपन होता हुआ दिख जाएगा। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आप बात करते हैं प्रोटोप्टेरस एंड लेपिडोसाइरन के अंदर, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रोटोप्टेरस और लेपिडोसाइरन के अंदर। तो यहाँ पे प्रोटोप्टेरस और लेपिडोसाइरन के अंदर आप देखेंगे कि एल्वेलाई सेक जैसा आपको कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है। तो ये भी बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, ये चीज आपको याद रखना है। और दोनों लोब यहाँ पर इक्वल साइज होते हैं। पीछे वाले में क्या थे कि जो दोनों लोब थे वो इक्वल साइज के नहीं थे, अनइक्वल साइज के थे, एक बड़ा था एक छोटा था। लेकिन यहाँ पर क्या होंगे, दोनों लोब इक्वल साइज के होंगे। ये चीज आपको याद रखना है। ये थोड़ा थिक होता है, वेस्कुलर होता है और इसके अंदर एल्वेलाई और सेप्टा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी एल्वेलाई और सेप्टा प्रेजेंट है और ये भी कहाँ कनेक्टेड है, नीचे की तरफ कनेक्टेड है सिंगल डक्ट की मदद से। तो ये भी इसकी जो पोजीशन होगी कहाँ पर होगी, वेंट्रल पोजीशन होगी। तो इस डायग्राम को हमें ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है कि यहाँ पर भी जो एल्वुलर आपका ये जो पूरा का पूरा स्विम ब्लैडर है वो वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है ईसोफेगस के। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट
नेक्स्ट बात करते हैं नियोसेरेटोडस की, ठीक है। अगर नियोसेरेटोडस की बात करें तो यहां पर ध्यान दो, नियोसेरेटोडस के अंदर जो आपका स्विम ब्लैडर है वो डोर्सल साइड में होता है, लेकिन जो उससे निकलने वाली जो डक्ट है वो डक्ट कहां से कनेक्टेड होती है, वेंट्रल साइड से कनेक्टेड होती है। ये यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखना है। यानी स्विम ब्लैडर तो डोर्सल पॉइंट पे होगा, लेकिन वहां से जो निकलने वाली जो डक्ट है जो ईसोफेगस के अंदर एंटर करेगी वो कहां से कनेक्ट होती है, वेंट्रल साइड से कनेक्ट होती है। ये चीज आपको याद रखना है। तो यहां पर आपको सिंगल लोब देखने को मिलेगा और जो आपका स्विम ब्लैडर है वो डोर्सल साइड में कनेक्टेड होगा, लेकिन यहां पर ये चीज ध्यान रखना है कि उससे निकलने वाला जो मतलब डक्ट है वो ईसोफेगस के अंदर वेंट्रल साइड से एंट्री करता है। ये चीज आपको याद रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पर देखो राइट साइड में वेंट्रल साइड से ये एंटर कर रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो पार्ट है अच्छे से समझ में आ रहा है। ये डायग्राम ध्यान रखना है, अगर ऊपर है सिंपल सा, अगर इसको सिंप्लीफाई में करने की कोशिश करूं तो ध्यान रखना है कि ये जो स्विम ब्लैडर है ऊपर है इसका मतलब डोर्सल होगा, नीचे है इसका मतलब वेंट्रल है। अगर सपोज करो डक्ट भी नीचे से कनेक्टेड है तो इसका मतलब जो डक्ट है वो वेंट्रली कनेक्टेड है। नेक्स्ट चीज की, अगर यहाँ पर ये सैक या जो ब्लैडर है ऊपर है लेकिन उससे निकलने वाला यहाँ पर ये जो डक्ट है, जो न्यूमेटिक डक्ट है वो नीचे से जाके कनेक्ट हो रहा है, यानी जो डक्ट है वो वेंट्रली कनेक्टेड है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं एमिया और लेपिडोटेरस की, ठीक है। तो यहां पर देखो ये जो लेमिया और लेपिडोटेरस है इसके अंदर क्या आपको देखने को मिल रहा है कि जो पूरा का पूरा ब्लैडर है वो ऊपर की तरफ है और यहाँ पे जो डक्ट निकल रहा है वो भी डोर्सली कनेक्टेड है। तो दोनों चीजें आपको यहाँ पे डोर्सली कनेक्टेड देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर सिंगल लार्ज हाईली वेस्कुलर लोब देखने को मिल जाता है और ये क्या है, ईसोफेगस के डोर्सल पॉइंट पे कनेक्टेड होता है और जो उससे निकलने वाला न्यूमेटिक डक्ट है वो भी ईसोफेगस के अंदर डोर्सली कनेक्टेड होता है, ठीक है। आप ध्यान रखना है यहाँ पर ये ड्यूअल फंक्शन परफॉर्म करता है, यानी ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह वर्क भी करेगा और साथ के साथ हाइड्रोस्टैटिक ऑर्गन की तरह भी वर्क करेगा। हाइड्रोस्टैटिक ऑर्गन का मतलब होता है एक ऐसा ऑर्गन जो बेसिकली बायोन्सी मेंटेन करने में हेल्प करता है, जो बॉडी को मतलब बॉडी वेट को मेंटेन करने में हेल्प करता है, इसको बोलते हैं, ठीक है। हाइड्रोस्टैटिक का मतलब है बायोन्सी को मेंटेन करता है। ये चीज हमें अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपके टीलोस के अंदर जो स्विम ब्लैडर है उसकी क्या कंडीशन होती है, उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दो, हम इरिथ्रस हो गया, उसके बाद ये जनरलाइज्ड आपका टीलोस्ट की बात हो गया। तो टीलोस्ट के अंदर दो कंडीशन हो सकती है, या तो एयर ब्लैडर कनेक्टेड ना हो या दूसरा है एयर ब्लैडर कनेक्टेड हो। तो यहां पर आप देखेंगे कि जितने भी हायर फिशेस होते हैं उसके अंदर जो आपका स्विम ब्लैडर है उसका काम सिर्फ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या हाइड्रोस्टैटिक चीजों को ही मेंटेन करना या बायोन्सी को ही मेंटेन करने का काम होता है। वहां पर वो एज अ एसेसरी रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर की तरह फंक्शन नहीं करता, ठीक है। तो यही चीज मैंने लिखा है कि जो हायर बोनी फिशेस होते हैं उसके अंदर जो एयर ब्लैडर है वो प्राइमरली हाइड्रोस्टैटिक ऑर्गन की तरह वर्क करते हैं, यानी वो बॉडी की बायोन्सी मेंटेन करने का काम करते हैं, ठीक है। अब अभी मैंने आपको बताया था कि यहां पर ये दो तरीके के हो सकते हैं, एक हो सकता है फाइसोस्टोमस और एक हो सकते हैं फाइसोक्लिस्टस, ठीक है। फाइसोस्टोमस और फाइसोक्लिस्टस मैंने अभी आपको बताया था कि फाइसोस्टोमस में क्या है कि जो एयर ब्लैडर है वो न्यूमेटिक डक्ट की मदद से डायरेक्टली कहां पे खुलता है, आपके गट में या इसोफेगस में कनेक्टेड होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आपको सैल्मन और ईल में देखने को मिल जाएगा। फाइसोक्लिस्टस के अंदर क्या होता है, जो स्विम ब्लैडर है वो इसोफेगस के साथ कनेक्टेड नहीं होता, क्योंकि यहां पर जो न्यूमेटिक डक्ट होता है वो लॉस्ट हो चुका होता है या एट्रोफी हो चुका होता है। ये बात हमें इसके बारे में याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ स्विम ब्लैडर की, स्विम ब्लैडर का क्या काम होता है, ठीक है। आई होप इससे पहले की सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर कोई एक ऐसा पॉइंट है जो समझ में नहीं आया आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। इस लेक्चर को मैंने कोशिश किया है कि कितना सिंप्लीफाई किया जा सके। इस लेक्चर का जो पीडीएफ है वो आप डायरेक्टली एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर आप समझ लेते हैं लास्ट टॉपिक की स्विम ब्लैडर का फंक्शन क्या होता है फिशेस के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहली चीज रेस्पिरेशन, ठीक है। अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो ये जो फंक्शन है वो लोअर जितने भी फिशेस होते हैं, जो प्रिमिटिव फिशेस होते हैं, उसके अंदर ये फंक्शन कैसा करेगा, रेस्पिरेशन की तरह वर्क करेगा, ठीक है। तो जितने भी लंग फिशेस होते हैं उसके अंदर ये प्राइमरी लंग की तरह वर्क करता है, ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट एसेसरी ऑर्गन,
अगर हम बात करें कि जो टीलोस्ट होते हैं, जैसे क्लिस्टो, अगर हम बात करते हैं फाइसोक्लिस्टस जितने भी फिशेज होते हैं उसके अंदर ये एज अ एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह वर्क करेगा, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अगर हम बात करें कि जो ऑक्सीजन स्टोरेज की तरह किसमें वर्क करेगा, फाइसोक्लिस्टस, यानी जितने भी फाइसोक्लिस्टस फिशेज होते हैं उसके अंदर ये एज अ ऑक्सीजन स्टोरेज का काम करता है। ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है, सो दैट कि कभी फिशेज को ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी अगर होती है तो उस स्विम ब्लैडर के अंदर जो ऑक्सीजन है वो उसका यूज कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि हाइड्रोस्टेसिस में कैसे मेंटेन करता है। हाइड्रोस्टेसिस का मतलब कि बायोन्सी में किस तरीके से फंक्शन करता है उसको समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज ये वेट इक्विलिब्रियम में हेल्प करता है, यानी वेट को बैलेंस करने में हेल्प करता है। यानी ये बेसिकली फिशेस के साथ ऐसा कर देता है कि जितना वो वाटर डिस्प्लेस करती है उतना ही उसका वेट हो, सो दैट कि यहाँ पर क्या है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल को सिंपल सा फॉलो करवाने का काम करती है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि जो फिशेज है वो पानी के अंदर राइज कैसे करती है, ठीक है। तो जैसे ही एंटीरियर रीजन जो होता है आपका स्विम ब्लैडर का, उसके अंदर गैसेस का जब सिक्रीशन होना स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से ये जो पूरा का पूरा जो फिशेज है उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। जिसकी वजह से जो फिश है वो ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट कर देता है, फिश राइज करना स्टार्ट करता है, ठीक है। लेकिन जब फिश को शिंक करना होता है, डूबना होता है, तो उसके कंडीशन में जो पोस्टीरियर सैक है या जिसको हमने ओवल ग्लैंड बोला था, वहां पर गैसेस का रीअब्जॉर्प्शन होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से वो भारी हो जाता है और नीचे की तरफ सिंक करना स्टार्ट कर देता है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा ये एफर्टलेस बैलेंस को भी मेंटेन करता है, मींस कि इस फिश क्या है, किसी भी हाइट पे जाके या किसी भी डेप्थ पे जाके अपने आप को मेंटेन कर सकता है। उस केस में उसको अपने मसल्स को किसी भी तरीके का फंक्शन करवाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो सिंपल सा इन्हीं ब्लैडर की मदद से ऊपर नीचे कर सकता है। ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है। साउंड प्रोडक्शन का मतलब क्या है कि जब भी सपोज करो एंटीरियर चैम्बर या पोस्टीरियर चैम्बर के अंदर एयर की फिलिंग हो रही है या गैसेस की फिलिंग हो रही है या फिर उसका रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो उस केस में क्या होता है, एक साउंड का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। अभी जो साउंड प्रोडक्शन है ये बेसिकली क्या करता है, एक तो फिशेस को बचाने का काम करता है, दूसरा क्या है कि जो दूसरे जो फिशेज हैं, जो मेल और फीमेल फिशेज हैं, उनको मेटिंग में भी ये हेल्प करता है। ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। तो यही सारी चीजें हमने यहाँ पर लिखी हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो स्विम ब्लैडर का जो टॉपिक है वो यहीं पे समाप्त होता है। होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।